Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss one important term related to wave optics. Students, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरफियरेंस के बारे में। प्रीवियस दो लेक्चर्स वेव ऑप्टिक्स के ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने वेव ऑप्टिक्स की छोटी सी इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिनाज हैं उनको प्रूव करके दिखाया था ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटरफियरेंस। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमें तीन फिनोमिनाज पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला फिनोमिना है इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस होता क्या है स्टूडेंट्स? देखो, नाम से पता चल रहा है किसी दो या दो से ज्यादा वेव्स का आपस में इंटरफेयर होना। हाँ, सो इंटरफेरेंस को अगर डिफाइन करना है तो हम अगर दो या दो से ज्यादा कोई भी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है तो हम उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं। ओके, सो यहां पे भी ऐसे ही हम इसको डिफाइन करेंगे कि प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन of two or more wave to form a resultant wave is called interference. नाउ बेसिकली हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर काम करना है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? देखो, अगर हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेव्स के अंदर दो या दो से ज्यादा वेव्स साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे इंटरफेयर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेव हमारी ये रही, हाँ, प्लस एक वेव हमारी ये रही। ओके, अगर दो वेव्स इस टाइप से इंटरफेयर हो रही है विद फेज जीरो फेज डिफरेंस, है ना, फेज डिफरेंस जीरो मींस ये भी उसी फेज से स्टार्ट हो रही है जिस फेज से ये स्टार्ट हो रही है, तो रिजल्ट में हमें जो वेव मिलेगी उस वेव का एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स का एडिशन आएगा। मीन्स अगर मैं इस वेव की इक्वेशन को y1 बोलूं, y1 से रिप्रेजेंट करवाऊं y1, जैसे कि ऐसे होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, इस टाइप से, है ना। ऐसे ही इसको मैं बोलूं y2, तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद आता है y। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ अगर दो वेव्स आपस में 180 डिग्री के फेज से इंटरैक्ट होती हैं इस टाइप से, दिस इज द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। कैसे है 180 डिग्री वो देखें, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है ना, बट दूसरी वाली वेव यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, तो देखो 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बिकॉज नेगेटिव एम्पलीट्यूड जा रहा है जहां इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जा रहा है, तो इस टाइप के इंटरफियरेंस में अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, जितना एम्पलीट्यूड इस वेव का है उतना ही एम्पलीट्यूड इस वेव का, तो ये आपस में डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ना आपस में, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोला जाता है। और ये है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस।
ओके। नाउ आज की क्लास में हम बेसिकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस पढ़ने वाले हैं, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उन्हीं को अप्लाई करने वाले हैं, किसमें? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। कैसे करते देखो, टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ये कंडीशंस निकालने के लिए आपको वेव्स के ऊपर काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, मींस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। जैसा कि हमने सीखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ वेव्स एक ही टाइम पे अगर हम इंटरफेयर करवाते हैं तो रिजल्टेंट वेव उनका एडिशन ही आएगा। एम्पलीट्यूड में अगर वो 0 फेज पे है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, अगर वो 180 डिग्री के फेज पे है तो एम्पलीट्यूड मैश हो जाएगा। अगर वो किसी भी अदर फेज पे है, मैं रैंडम फेज मान के चलता हूं, पहली जो वेव की इक्वेशन है वो ये a sin ओमेगा टी, एंड दूसरी वेव जो है वो रेंडमली मैं मान के चल रहा हूं, इनमें फेज डिफरेंस है 5, इस टाइप से। ओके, सो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होनी चाहिए बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? रिजल्टेंट वेव इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को ऐड करेंगे, a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस 5। ओके, देखो थोड़ा सा डेरिवेशन हमारा ये लेंथी होने वाला है, बट एक एक टर्म बड़ी ही आसान है। प्लस देखो b sin a प्लस b, इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला हमारा sin a प्लस b का, और जो b है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा एज इट इज। नाउ sin ओमेगा टी एंड sin ओमेगा टी, इन दोनों इक्वेशन से हम कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a sin ओमेगा टी a प्लस b cos 5 ये बच गया, प्लस b sin 5 cos ओमेगा टी। ओके, अब आई बारी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की। अच्छा, मॉडिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन करने का कारण ये है, अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में इंटरफेयर हो रही हैं तो उनका जो पेरेंट वेव का एम्पलीट्यूड है और फेज है वो हम रिजल्टेंट वेव में नहीं देखते, है ना। रिजल्टेंट वेव जो ये है इसके अंदर इसका एम्पलीट्यूड कहां है और इसका एम्पलीट्यूड कहां है नहीं पता। हाँ, तो इस टाइप से हम एक नया एम्पलीट्यूड हमारे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन के लिए सजेस्ट करेंगे, लेट करेंगे, और नया फेज एंगल लेट करेंगे। दैट्स व्हाई मैं हर उस चीज को मॉडिफाई कर रहा हूं जिसके अंदर एम्पलीट्यूड है या फेज एंगल है। इसको हम लिख रहे हैं a cos थीटा। ओके, इसको मैं लिख रहा हूं a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव sin थीटा, और ये लिखने के बाद ये देखो इक्वेशन कैसी, sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी। अगर मैं यहां से a कॉमन निकालता, a कॉमन निकाल के लाऊं, क्या बचेगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। तो क्या मैं लिख सकता हूं रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या आई है? रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या आई है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। जो फॉर्मूला हमने शुरू में खोला ना, वही फॉर्मूला मैंने दोबारा से अप्लाई किया यहाँ पे, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ दीज रिजल्टेंट वेव्स। ओके, अब आई बारी ये समझने की कि हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब गेट कर सकते हैं और जीरो एम्पलीट्यूड कब गेट कर सकते हैं, या मिनिमम एम्पलीट्यूड कब गेट कर सकते हैं, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशंस क्या हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों में कंडीशंस क्या हैं, कब कब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व होता है और कब कब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वो कंडीशंस हम निकालेंगे इस मॉडिफिकेशन से, क्योंकि जो भी हुआ है हमारे रिजल्टेंट वेव बनने में जो भी चेंजेस आए हैं, जो मॉडिफिकेशन आए हैं, वो ये मॉडिफिकेशन आए हैं ना। मीन्स अगर हम एक पहला मॉडिफिकेशन उठाएं, a प्लस बी cos फाइव इज इक्वल टू व्हाट, a cos थीटा। ओके, एंड अगेन b sin फाइव इज इक्वल टू a sin थीटा। ये जो हमने मॉडिफिकेशन किए हैं, यही मॉडिफिकेशन के कारण हमें रिजल्टेंट वेव की एक इक्वेशन मिल पाई। तो अब इन मॉडिफिकेशंस को हमें डील करना है। दो इक्वेशंस है हमारे पास, आप डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को एक बार स्क्वेयर और ऐड करोगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ। राइट, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाइव प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, राइट हैंड साइड ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। और एक और चीज यहां पे जो बची वो है 2ab cos फाइव। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab आएगा ना, सो 2ab मैंने अलग से लिखा। बी स्क्वेयर कॉमन निकालूंगा तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बचेगा, वो 1 होता है। ओके, यहाँ पे सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे 2ab cos फाइव एंड राइट हैंड साइड ए स्क्वेयर कॉमन निकालो, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा अगेन 1। ये एम्पलीट्यूड की फॉर्म में वो इक्वेशन है जो हमें सजेस्ट कर रही है कि कैसे दो डिफरेंट सोर्सेज से निकलने वाली वेव्स इंटरफेयर करने के बाद एक सिंगल वेव बना के ये नया एम्पलीट्यूड बिल्ड कर रही है। बट इस इक्वेशन को आप एक बार इंटेंसिटी की फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करोगे। क्यों इन कन्वर्ट करना इंटेंसिटी की फॉर्म में? अब बिकॉज आप प्रैक्टिकली जब भी किसी भी लाइट सोर्स से आने वाली रोशनी देखते हो तो आप उसका एम्पलीट्यूड नहीं इंटेंसिटी देख रहे हो ना। लाइट की स्ट्रेंथ अगर हमें देखनी है तो वो लाइट की इंटेंसिटी होती है। तो एक बार इसी इक्वेशन को हम इंटेंसिटी की फॉर्म में चेक करेंगे। जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी पीक पे जाएगी, जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी डार्क में आएगी, मींस इंटेंसिटी मिनिमम होगी। सो इंटेंसिटी की फॉर्म में अगर इसी एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आपको देखनी है तो थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, जो है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच का एक छोटा सा रिलेशन। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर and hence intensity is equal to k into amplitude square. Similarly, I1 is equal to k a square and I2 is equal to k b square. Okay? अगर मैं यहां पे एक बार स्क्वायर रूट अप्लाई करूं, अंडर रूट I1 अंडर रूट k, समझ में आएगा अभी मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। अंडर रूट I2 is equal to under root k and b,
एंड नाउ इस इक्वेशन में k के साथ मल्टीप्लाई कर दो एक बार, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ k के साथ। क्यों? जब जब आप इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में चेंज लाओगे तो एम्पलीट्यूड के साथ एक k जरूर मिलेगा, है ना। तो यहां पे इस इक्वेशन में एक बार k के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय k। k इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट लाइट, डिफरेंट, हर एक अलग अलग तरह की लाइट रेज के लिए अलग k होता है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, k a स्क्वेयर प्लस k b स्क्वेयर प्लस 2 k a इंटू बी कॉस फाइव इज इक्वल टू k a स्क्वेयर। ओके, नाउ हम इंटेंसिटी की फॉर्म में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं इसको। देखो यहां पे लिखेंगे I1, लिख रहे हैं k a स्क्वेयर इज इक्वल टू I1, सिमिलरली k b स्क्वेयर इज इक्वल टू I2। और क्या मैं इस k को इस तरह से लिख सकता हूं, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अंडर रूट के इंटू ए, ये क्या है, अंडर रूट के इंटू ए, ये क्या है, अंडर रूट I1। ओके, और ये क्या है, अंडर रूट I2 एंड cos phi as it is, right hand side I, k capital A square is equal to I। okay, now this is the equation that represent how intensities of two parent wave combines to form a resultant wave under interference। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जब हम किसी भी कमरे में एक लाइट जलाते, दो लाइट जलाते, तीन लाइट जलाते, तो क्या होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती ही नहीं, है ना। मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में हरदम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ऐसे होता रहता है, बट इंटरफियरेंस में ये जो टर्म I है ना, ये एक्स्ट्रा टर्म I है, इसीलिए मैं इस टर्म को क्या कह देता हूं, यही इंटरफियरेंस का कारण है, और इसी को मैं इंटरफियरेंस टर्म कहता हूं, इसको हम कहते हैं इंटरफियरेंस टर्म। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये हमारा इन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बेसिकली जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सारे टॉपिक्स में इस कंडीशन को निकलवाने के लिए पढ़ा रहा था। ओके, सो ये टॉपिक जो है ये है हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को उठा के बता देता तो ये इक्वेशन आपके दिमाग में सवाल पैदा कर देती कि ये इक्वेशन आई कहां से। सो दैट्स व्हाई वो प्रूफ बताना बहुत जरूरी था। एंड बेसिकली आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। ओके, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी जो है शुड बी मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी बहुत जरूरी है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब हो सकती है, देखो इनमें से कोई भी चीज वेरिएबल दिख रही है, ये ना कोस फाई, ये वेरिएबल है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कोस फाई का मैक्सिमम होना बहुत जरूरी है। कोस फाई मैक्सिमम कहां होता है, +1। साइन हो या कोस हो, +1 से लेके -1 या -1 से लेके +1 तक ही वेरी करते हैं ना। अब +1 कहां कहां होता है कोस फाई, देखो ये कोसाइन कर्व है हमारी, है ना। +1 एक तो 0 पे हुआ when phi is equal to 0, फिर हुआ 2 पाई पे, 2 पाई लिख दो, फिर हुआ 4 पाई पे, हर 2 पाई के इंटरवल पे ये आगे बढ़ रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये इवन टर्म्स दे रहा है, तो nth टर्म के लिए मैं मतलब फेज डिफरेंस जो हमारी पहली कंडीशन है वो nth के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2n पाई। देखो कभी भी आपको इवन टर्म्स को रिप्रेजेंट करना हो ना तो 2 से मल्टीप्लाई जरूरी, क्योंकि n अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो पहली टर्म आएगी, 1 पुट कर रहे हो तो 2 into 1 दूसरी टर्म, 2 पुट कर रहे हो तो 2 into 2 4 तीसरी टर्म। तो ये क्या है,
दिस इज द फर्स्ट कंडीशन और वी कैन से फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये फेज डिफरेंस क्यों होना चाहिए भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में। एक वेव आई इस टाइप से, आइदर दूसरी वेव अगर जीरो के फेज डिफरेंस से आती है, दिख रहा है जीरो के फेज डिफरेंस से, जीरो के फेज डिफरेंस से आती है, कि थोड़ा प्रैक्टिकल है मतलब मैथमेटिकल इसके अंदर थोड़ा सा भी नहीं है, ओके। जीरो के फेज डिफरेंस से आती है तो यही वेव बनेगी ना दोनों, और दोनों वेव ये बनेगी तो इक्वेशन रिजल्ट में क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अगेन नेक्स्ट जो है हमारा 2 पाई है ना कंडीशन, 2 पाई मतलब यहां से शुरू होनी चाहिए, यहां से शुरू होगी तो वेव फिर से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ कनेक्ट होगा और फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस आएगा। मींस हर 2 पाई के इंटरवल पे वेव्स दोबारा उसी फेज में आ जाती हैं जिस फेज में इनिशियली थी, एंड अगर दोनों वेव सेम फेज में आपस में ओवरलैप करेंगी, इंटरफियर करेंगी, तो वो इंटरफियरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है ना। नाउ सेकंड कंडीशन, ये तो था फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, पहली कंडीशन, ओके, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। नाउ पाथ डिफरेंस, अगर दो वेव्स डिफरेंट सोर्स से जा रही हैं तो पाथ डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, बट पाथ डिफरेंस कुछ और भी हो सकता है, ओके। वो क्या, वो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी समझ में आएगा, बट यहां पे भी एक बार दोबारा समझ लो। मान लीजिए ये यंग्स डबल स्लिट का थोड़ा सेटअप है, यहां पे मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है, मींस ब्राइट फ्रिंज क्रिएट हो रही है, तो ये पहले स्लिट से जो रे गई और दूसरे स्लिट से जो रे गई उनके बीच में ये है ना पाथ डिफरेंस, रास्ते का डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो पाथ डिफरेंस क्या है, तो फेज डिफरेंस था। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपको थोड़ा सा 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा। 11वीं क्लास के अंदर वेव चैप्टर में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ाई जाती थी। वो क्या थी, फ्रॉम जनरल इक्वेशन, ध्यान से देखें, फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो होती है स्टूडेंट्स जो प्रोग्रेसिव मींस आगे बढ़ सके ना, लाइट वेव भी तो ऐसी ही है जो आगे बढ़ सकती है। किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ही होती है साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। के क्या होता है, के होता है एंगुलर वेव नंबर, जिसको हम 2 पाई बाय लैम्डा कह देते हैं, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब हमने जो इक्वेशन सजेस्ट करी थी उसमें फाई यहां पे था ना, फाई था यहां पे, फाई हमारा क्या आया है, ये हमारा बेसिकली फाई है फेज डिफरेंस। यहां पे फाई कितना आया है, 2n पाई। इस फाई को एक बार इसके साथ कंपैरिजन में रख दो, जो x की वैल्यू निकल के आएगी, x ही तो है पाथ डिफरेंस। एक बार 11th क्लास में जाके देखना, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डेरिवेशन आपने कहीं लिख रखा है तो ठीक है, वरना अपनी बुक के अंदर टैली करना, गूगल पे टैली करना, तो पता चलेगा आपको x क्या होता था, पाथ डिफरेंस, दो पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस, ओके। सो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ऑन इक्वेटिंग 2 pi x by lambda is equal to 2n pi, 2 pi to 2 pi cancel and x is equal to n lambda। x की वैल्यू क्या आई निकल के, x is equal to n lambda, and this is the path difference for constructive interference, okay। पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब इसी टाइप से हम आगे देखते हैं। n स्टार्ट हो रहा है वही 0 से, 0 1 2, इन दोनों ही केस में आप n को सेम रखेंगे, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश। अब अगेन इसको भी प्रैक्टिकली समझते हैं एक बार। पाथ डिफरेंस लैम्डा n लैम्डा होने का मतलब क्या है, देखो पहला पूरी वेवलेंथ कितनी होती है, ये 0 टू लैम्डा है ना, पूरी वेवलेंथ, एक वेवलेंथ की लंबाई कितनी होती है, लैम्डा। हाँ, नाउ
एंड अगर मैं जीरो रखूं तो x शुड बी जीरो, मतलब पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो ये S1 से निकली हुई रे और S2 से निकली हुई रे बिल्कुल सेंटर में इंटरसेक्ट होगी और वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, हाँ ब्राइटनेस आएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अब अगर पाथ डिफरेंस n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x शुड बी लैम्डा, x अगर लैम्डा, x की वैल्यू अगर लैम्डा हो, पाथ डिफरेंस मींस दूसरी जो वेव आ रही है ना वो इससे लैम्डा डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुकी है, और आफ्टर दैट अब अगर लैम्डा के फेज में है तो दोबारा से सेम फेज में आएंगे, मींस लैम्डा डिस्टेंस वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, रास्ते में डिफरेंस। ये अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना तो ये लैम्डा से स्टार्ट कर रहा है, अगर लैम्डा से स्टार्ट कर रहा है तो अगेन n इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 लैम्डा मींस ये दो वेवलेंथ्स कवर कर चुकी है और तीसरी वेवलेंथ फिर से क्या होगी, सेम फेज में आएगी। इट मींस हर बार अगर पाथ डिफरेंस आप लैम्डा लैम्डा इंक्रीज करते जाए तो वो पाथ डिफरेंस आएगा किसका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। वो प्रैक्टिकल है, ये मैथमेटिकल है, आप इनमें से कोई भी याद रख सकते हो। ओके, मैथमेटिकली कैसे प्रूव हुआ ऐसे याद रख लो, प्रैक्टिकल कैसे आया तो जो मैंने अभी समझाया है वो चीजें याद रखो। ये जो डेरिवेशन मैंने पढ़ाई है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली हम कैसे कैसे इस चीजों को स्टडी कर सकते हैं उसके लिए मैंने ये आपको इक्वेशन समझाई है। नाउ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये और देखेंगे कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम, हाँ इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। और अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो इंटेंसिटी की अभी मैंने इक्वेशन जो सजेस्ट करी थी आपको, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये ना इंटरफेरेंस टर्म में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल ओनली cos फाई है, और यही अगर -1 हो गया अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो होल इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, मिनिमम। अगर इंटेंसिटी मिनिमम आ रही है देन cos फाई शुड बी -1, एंड cos फाई -1 कहां होता है, देखो यहां पे होगा cos फाई -1, ये क्या है पाई, ये क्या है 3 पाई। अगेन ये कहां कहां पे -1 होता है, इफ फाई इज इक्वल टू पाई 3 पाई एंड 5 पाई 7 पाई डैश डैश डैश। अगर हम nth टर्म के लिए इसको लीड करें देन फाई शुड बी 2n, ये तो इवन हो गया। अगर ओड लाना है और n को 0 से ही स्टार्ट कराना है तो 2n प्लस 1 पाई लिखेंगे। ओके, वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0। हाँ ये क्या है, फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ अब हमें इस फेज डिफरेंस को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है ना। देखो पाई का फेज डिफरेंस अगर होगा, एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव पाई के फेज डिफरेंस यहां पे है ना, पाई के फेज डिफरेंस पे अगर आएगी तो ऐसे जाएगी दूसरी वेव। ओके, और अगर ऐसे जाएगी तो क्रस्ट टू ट्रफ कनेक्ट होगा एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स। अगेन अगर 3 पाई का पाथ डिफरेंस आ रहा है तो 3 पाई, अगेन स्टूडेंट्स अगर ये पाई है ये 2 पाई है तो 3 पाई यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। इट मींस इंटरसेक्शन जो है ना वो अगेन क्रस्ट टू ट्रफ ही चलेगा। दूसरी वेव अगर 3 पाई से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर से वही, हाँ ऐसे। ये क्या है 0, ये क्या है पाई, ये क्या है 2 पाई, ये 3 पाई। 3 पाई का फेज डिफरेंस आएगा तो भी क्रस्ट टू ट्रफ ही कनेक्ट होगा, एंड हर एक ओड पाई का अगर कनेक्शन आएगा तो वो क्रस्ट टू ट्रफ इंटरफेरेंस करवाएगा, एंड दैट इंटरफेरेंस शुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ कंपेयरिंग दिस फेज डिफरेंस विद, नाउ comparing this phase difference with
2 पाई x बाय लैम्डा। 2 पाई x बाय लैम्डा क्या है स्टूडेंट्स? फेज डिफरेंस ऑफ जनरल वेव। किसी भी जनरल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के केस में फेज डिफरेंस कितना आता है? 2 पाई x बाय लैम्डा। हेंस x should be 2n plus 1 lambda by 2 and this is what? This is the path difference for, ये क्या आ गया हमारा? ये है path difference 2n plus 1 lambda by 2, path difference for destructive interference. Okay, नाउ स्टूडेंट्स ये है हमारा कंप्लीट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंटरफेरेंस, जिसके अंदर मैं इन कंडीशंस को डायरेक्टली यूज करूंगा और फिर इनको एनालिसिस करवा के दिखाऊंगा कि कहां कहां पे पोजीशन आएगी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की। बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है जो इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरफियरेंस को लेके। ओके, सो इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो पॉज करें, रिवाइंड करें, दोबारा से देखें, कैप्चर करें। हाँ, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।